ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में आती है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे कोश डिजीज भी कहते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है इसमें बाकायदा एक ग्रेन्युलोमा बनता है। कंसेप्ट ऑफ ग्रेन्युलोमा मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप उसको वहां से रिवाइज कर लीजिए। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज है, तो सवाल है कि इन्फेक्शन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। द आंसर इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आगे बढ़ने से पहले इस बैक्टीरिया की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। यहां पर आप देखिए, अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो माइकोबैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। ठीक, तो जो मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है एम ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो शेप होता है वो रॉड जैसा होता है, मींस इस टाइप से। ये अपने मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, तो ये एरोबिक बैक्टीरियम है। और ग्राम निगेटिव होता है, या इसको हम वीकली ग्राम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। कुछ किताबें कहती हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है, यानी कि इस पे स्टेन नहीं रुकता है ग्राम वाला। कुछ किताबें कहती हैं कि वीकली ग्राम पॉजिटिव है, थोड़ा सा स्टेन आता है। तो सवाल ये पैदा होता है, इसको अगर हमें पिंक बनाना हो तो फिर कौन सा स्टेन इस्तेमाल करें। जब हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें पिंक कलर का दिखाई देगी, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टेन इस्तेमाल होता है जिसको नाम दिया जाता है जील नीलसन स्टेन। इससे इसको स्टेन करते हैं। और जब एक बार ये स्टेन हो जाता है तो फिर आप इसको किसी भी एसिड या अल्कोहल से डीकलराइज नहीं कर सकते। ये पिंक का पिंक ही रहेगा। ये स्टेन को रिटेन कर लेता है अपने अंदर। और वो कंपोनेंट जो जील नेल्सन स्टेन में पाया जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसे कैच करके पिंक दिखाई देता है, उसका नाम होता है कार्बोल फुशिन। कार्बोल फुशिन एक कंपोनेंट है, जील नेल्सन स्टेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि बैक्टीरिया इस कंपोनेंट को पकड़ लेता है अपनी वॉल के अंदर। फिर आप उसको एसिड से वॉश करिए या अल्कोहल से वॉश करिए, वो जो कंपोनेंट है वो गायब नहीं होगा और बैक्टीरिया पिंक बना रहेगा। इस कैरेक्टरिस्टिक माइकोबैक्टीरिया को इसीलिए हम क्या नाम देते हैं, एसिड फास्ट। दूसरा नाम आप इसको एल्कोहल फास्ट भी कह सकते हो। तो शॉर्टकट में जब भी आप इसका एब्रीविएशन यूज करोगे तो AFB हम बोलेंगे। अब वजह ये होती है कि इसकी जो वॉल होती है तो वो वैक्सी होती है, लिपिड उस कंटेंट उसमें पाया जाता है, वैक्सी लिपिड सेल वॉल होती है किसकी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। इसी वजह से एसिड फास्टनेस इसमें पाई जाती है। कौन से वाले एसिड की वजह से, माइकोलिक एसिड। तो जो वैक्सी लिपिड सेल वॉल होती है ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया की, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एसिड होता है जिसको हमने कहा माइकोलिक एसिड। वो एसिड फास्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपके लिए वाइवा का भी एक क्वेश्चन है, AIA PGET का भी क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है, नॉलेज के लिए भी। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, वो फैक्टर जिसकी वजह से ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे उन लोगों में जो इन फैक्टर के शिकार हैं एज कंपेयर्ड टू अदर पीपल। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हमें जानने हैं वो जानने हैं इंडिया के लिए। हमें अपने देश अपने भारत के लिए जानना है कि कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिन फैक्टर्स के में रहने वाले लोग ज्यादातर प्रोन होंगे, उनको जल्दी इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा। तो इंसिडेंस कहाँ पर हाई होता है ट्यूबरकुलोसिस का, जहाँ गरीबी ज्यादा हो, भीड़ ज्यादा हो। एक घर है, 3 कमरे हैं, रहने वाले लोग 10 हैं उसमें, तो कंजेस्टेड वे में रह रहे हैं, ओवर क्राउडिंग। और एक कोई ऐसी बीमारी जिसको बोलते हैं क्रोनिक, पुरानी है, डेबिलिटेटिंग, मतलब वो बहुत कमजोर कर चुकी है शरीर को, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल रिड्यूस हो गई है। तो जब डिफेंस मैकेनिज्म रिड्यूस हो जाएगी तो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन हो या कोई दूसरा, किसी से भी फाइट
प्रॉपरली तो नहीं कर पाएगा ना इम्यून सिस्टम। तो किसी को अगर ऐसी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस है, अनकंट्रोल्ड, शुगर कंट्रोल ही नहीं रह रही है, या फिर एसाइटिस हो रखी है पेशेंट को, लीवर फेलियर वाले सारे सिम्टम्स हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज है, या HIV एड्स हो रखा है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर मैं गिनाता रहूंगा तो बहुत आ जाएंगे। तो वो क्रोनिक डेबिलिटेटिंग इलनेस में शामिल है। अच्छा, कुछ डिजीज जो है मैं यहाँ अलग से बता दे रहा हूँ जो कि एसोसिएटेड है हाई रिस्क से। ये बीमारी वाले लोग ज्यादातर प्रोन रहेंगे कि इनको ट्यूबरकुलोसिस कभी भी हो सकती है। कौन कौन सी बीमारी के लोग? एक तो डायबिटीज मेलाइटस वाले, एक पेशेंट जिसको हॉजकिंस लिम्फोमा हुआ पड़ा है, कोई माइल न्यूट्रिशन का शिकार है, या तो गरीबी की वजह से खाना नहीं खा पा रहा है, या खाना तो खा रहा है बट वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से। इम्यूनो सप्रेशन हो रखा है, ये दो वजह से हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से जैसे HIV एड्स इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, HIV एड्स, या पेशेंट स्टीरोइड ले रहा है। स्टीरोइड क्या करता है? इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो दोनों तरह की इम्यूनो सप्रेशन हो सकते हैं। कोई दारू बहुत पीता है, चाहे वो मोहब्बत के गम में पिए, चाहे वो किसी दुख और परेशानी में पिए, चाहे सेलिब्रेट करने के लिए पिए। दारू पीना तो अच्छी बात नहीं है ना, लीवर खराब करती है। और क्रोनिक लंग डिजीज का कोई पेशेंट, खासतौर से जो इंटरस्टिशियल डिजीज के शिकार होते हैं, माइंस में काम करने वाले लोग, डस्ट और पॉल्यूशन में रहने वाले लोग, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के शिकार हो जाते हैं। क्रोनिक रीनल फेल्योर पेशेंट जिनको डायलिसिस वगैरह चल रहा है। इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे गौर करो। HIV इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। यानी अगर हम ऊपर वाली तमाम बातों को एक साथ देखें और ये कहें कि इन तमाम बीमारियों में से भी कौन सी वाली सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसके होने की वजह से TB हो सकती है, तो वो है HIV। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर HIV है, बाकी इसके नीचे आएंगे। अब TB एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कैसे करती है, फैलती कैसे है, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो अलग अलग किताबों में जो मोड ऑफ इन्फेक्शन दिए हैं उनमें से ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही याद रखने हैं, यही लिख के आना है, यही अपने ब्रेन में रिटेन करना है। कौन कौन से वो तीन इन्फेक्शन है? मोड ऑफ इन्फेक्शन में आपको सिर्फ तीन नाम याद रखने हैं। एक इनहेलेशन, दूसरा है इंजेक्शन, तीसरा है इनॉकुलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? एयरबॉर्न स्प्रेड होता है, हवा से फैलते हैं ड्रॉपलेट की फॉर्म में। तो जो ट्रांसमिशन का सबसे कॉमन मोड है वो यही है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होगा इन्फेक्शन का? ऐसा पेशेंट जिसको TB हो रखी है उसको नाम दिया जाता है ओपन केस ट्यूबरकुलोसिस। इसका मतलब समझ लो, एक पेशेंट आया, उसको सिम्टम्स नजर आ रहे थे TB के, आपने उसकी जांच कराने के लिए भेज दिया स्पुटम एग्जामिनेशन। अब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो माइक्रोस्कोप में बाकायदा AFB बैक्टीरिया विजिबल थे। इसको हम बोलेंगे ओपन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। पेशेंट आया, पेशेंट की जांच हुई, जांच में TB कंफर्म हो गया। तो अगर कंफर्म TB हो गया तो ये ओपन केस ट्यूबरकुलोसिस है, और इसी पेशेंट से छींकने और खांसने की वजह से दूसरे वाले हेल्दी पर्सन को TB हो जाएगी। तो ये मोस्ट कॉमन मोड हुआ, ठीक। बेसिलाई जब रिलीज होंगे, जब वो खांसेगा, छींकेगा या बात करेगा। अब दूसरा पर्सन जो उसके पास खड़ा हुआ है उस बेचारे को तो नहीं पता, वो ऐसा तो फिर पूरा एक पोस्टर लेके तो घूमेगा नहीं कि भाई मुझे TB हो रखी है, ऐसा तो कोई भी नहीं करता, ठीक। तो उसको अनजाने में, सेकंड पर्सन को जो हेल्दी है, अनजाने में TB वाले पर्सन से बात करने पर या उसके पास खड़े होने पर TB होने के चांसेस पूरे पूरे हो जाएंगे इनहेलेशन के। तो ये सबसे कॉमन मोड हुआ, ठीक है। अब सेकंड होता है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में देखो क्या होता है। इंजेक्शन में जो ट्यूबरकुलोसिस है वो नॉन पास्चुराइज्ड मिल्क को पीने की वजह से होती है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल मार्केट में जो पैकेट वाले मिल्क आते हैं अलग अलग कंपनीज के, उस पर पास्चुराइज्ड मिल्क लिखा होता है। तो ये जो मिल्क होता है नॉन पास्चुराइज्ड,
जो गायों से, काऊ से निकालते हैं, उसमें में भी एम बोविस का इन्फेक्शन हो रखा हो, माइकोबैक्टीरियम बोविस का, तो इस तरह का दूध पीने वाले व्यक्ति को भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ठीक, इंजेक्शन सेकंड मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गया। एक रेयर मोड पढ़ लो जो बहुत ही रेयर होता है बट हो सकता है, तो एक्सट्रीमली रेयर है ये। और इसमें होता क्या है कि जैसे कोई पेशेंट मर गया टीबी वाला, ठीक है ना, तो उसके जो पोस्टमार्टम मटेरियल है, जिसमें भी टीबी थी, चाहे वो स्किन टीबी हो, चाहे इंटेस्टाइनल टीबी हो, चाहे मिलियरी टीबी हो, चाहे पल्मोनरी टीबी हो, चाहे बोन टीबी हो, टीबी तो बहुत टाइप की होती है, कहीं भी स्प्रेड कर जाएगी तो वहां की टीबी बना लेगी। तो ऐसा कोई पर्सन जो जिसकी डेथ हो गई है और उसका जो पोस्टमार्टम मटेरियल है, इनोकुलेशन आप समझ गए होंगे। तो पोस्टमार्टम मटेरियल जिसके अंदर टीबी थी, वो लेके कोई पर्सन जा रहा था, तो वहां उसको टीबी हो गई, ठीक है ना, सिंपल। लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये जो मेथड है ना ट्रांसमिशन का, ये एक्सट्रीमली रेयर मेथड है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की।